तो मैंने आपको अभी तक जो है वो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के बारे में बताया था, और जो आज हम पढ़ेंगे वो हम स्पिंगोफोस्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड की चेन लगाई थी, एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया था और आपने एक्स लगाया था। एक्स की जगह अगर एच आ रहा था तब आप उसको बोल रहे थे फोस्फैटिडिक एसिड। अगर आपने यहाँ पर एक्स की जगह ये कंपाउंड लगाया था, सीरीन लगाया था, तब आप उसको बोल रहे थे फोस्फेटाइडल सीरीन। अगर इथोनोलामीन लगाया था तो आप बोल रहे थे फोस्फेटाइडल इथोनोलामीन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना। इसको कई बार पी एच बोल देते हैं, इसको पी एस, पी ई, पी सी और पी आई। ठीक है, आप इस हिसाब से इनको बोलते हो। आज का जो आपका टॉपिक है वो स्पिंगोफोस्फोलिपिड है। अब देखो, इसमें पहले आपको स्पिंगो साइन पता होना चाहिए। आप ग्लिसरॉल की जगह ये कंपाउंड यूज कर रहे हो, आपको इसकी स्ट्रक्चर वगैरह याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रख लेना कि यहाँ पर एक ये NH3 ग्रुप है, बस। इसके अलावा और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर इस NH3 ग्रुप के साथ अगर फैटी एसिड अटैच होता है तो इस स्पिंगोफोस्फोलिपिड का नाम आपका सिरामाइड हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर फैटी एसिड की चेन अटैच हो रही है तब आप उसको क्या बोलते हो? सिरामाइड बोलते हो। अच्छा, सिरामाइड आपने कहीं पढ़ा है? अगर आप सेवलोन खरीदोगे ना कभी, तो वहां पे आपको एक कंपाउंड मिलता है सिट्रीमाइड। ठीक है, उसका और इसका थोड़ा सा कनेक्शन होता है। ठीक है, वहां पर ये कंपाउंड एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो सिरामाइड है। यहाँ पर अगर इस ऊपर फैटी एसिड अटैच है, नीचे आपका कोलिन अटैच है। अब हमने कोलिन ग्लिसरॉल के साथ भी अटैच किया था, आपको याद हो, ये रहा जो आपका ये कंपाउंड है। और फोस्फेटाइल कोलिन का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या है? लेसिथिन। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि उसका दूसरा नाम फोस्फेटाइल कोलिन का लेसिथिन है। फोस्फेटाइडल इथेनॉल का दूसरा नाम सिफेलिन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अब जैसे यहाँ पर अगर फैटी एसिड था तब आपने बोला था सिरामाइड। अब फैटी एसिड के साथ अगर नीचे यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और आपका क्या है? कोलिन है, तब आप इसको बोलते हो स्पिंगोमाइलिन, और ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा फॉस्फोलिपिड जो है आपके ब्रेन के, मेनली ये आपके ग्रे मैटर में होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको थोड़ा बहुत मिलता है और CNS में मिलता है कंप्लीटली। ठीक है, तो वहां पर इसका रोल है स्पिंगोमाइलिन। नर्वस टिश्यू आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, ऐसे स्पेसिफिक नहीं पूछते हैं कि ग्रे मैटर में है, कहीं कहीं है। तो आपसे नर्वस टिश्यू में पूछते हैं, दैट इज स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी दो कंपाउंड है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। व्हेन अल्कोहल इज कोलिन यहाँ पर, और आपका स्पिंगोसिन जो है आपका ग्लिसरॉल की जगह यूज हो रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ग्लिसरॉल की जगह क्या यूज हो रहा है? यहाँ पर स्पिंगो यूज हो रहा है, स्पिंगोसाइन। और अगर आपका एक फैटी एसिड की चेन अटैच होती है तब आप उसको क्या बोलते हो? सेरामाइड बोलते हो। ठीक है, अगर फैटी एसिड की चेन अटैच है और कोलिन अटैच हो जाता है तब आप उसको बोलते हो स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये वो आपका कंपाउंड है जो मैंने आपको बताया था। ये दोबारा से मैंने इसलिए लेकर आया क्योंकि हमने इसको कवर अप कर लिया है, इसको कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है आपका ग्लाइकोलिपिड्स है। इसमें आपका स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड्स और एक आपका ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, ये आप दो पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से पूछा जाए कि ग्लाइकोलिपिड में से मेजर कौन सा है, तो आपका स्पिंगो ग्लाइकोलिपिड जो है वो मेजर है। अगर इन दोनों में से पूछा जाता तो आपसे ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड मेजर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप रेगुलर इस टॉपिक को आप कवर कर लो, बाद में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर अब हम जो बात करेंगे, हमें यहाँ पर बात करनी है आपके ग्लिसरोलिपिड्स की। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, जो आपने पिछला अगर स्पिंगोसाइन देखा है और स्पिंगोसाइन के साथ ये फैटी एसिड है, कोलिन है, तो ये आपका स्ट्रक्चर स्पिंगोमाइलिन का हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो यहाँ पर स्पिंगोसाइन है और यहाँ फैटी एसिड है और यहाँ पर आपने कोलिन की जगह क्या लगा दिया? कार्बोहाइड्रेट लगा दिया। तो ये आपके जो कंपाउंड है ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएंगे।
या स्पिंगोलिपिड्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते जाओगे। यहाँ पे अगर स्पिंगो फोस्फोलिपिड देखो आप, अगर ये वाली स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे आपका फैटी एसिड है और कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको यही करना है। ठीक, एक चीज मैं आपको और यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर कोलिन है तो आप उसको क्या बोलोगे, स्पिंगोमाइलिन। ये आप मैंने आपको बता दिया सिरामाइड बोलोगे, और ये आपका फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में हमको दो पढ़ना है, एक ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड और एक स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। अब आपको ये पता है कि ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर मैं फैटी एसिड की चैन लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूं, आपका कार्बोहाइड्रेट लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपका मोनोसेक्राइड भी हो सकता है और पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है, दैट इज ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। और कुछ नहीं है, आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, दो फैटी एसिड है। अब इन फैटी एसिड को हम Fa1 और Fa2 लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड की चेन्स जो ह्यूमन में मिलती हैं ग्लिसरॉल के साथ जो अटैच है वो आपकी अलग होती है। ठीक है, दैट इज ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। स्पिंगोग्लाइकोलिपिड क्या है कि आपका ये स्ट्रक्चर था स्पिंगोसाइन का, एक जगह आपका फैटी एसिड चैन है और एक जगह आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे थे, यहाँ पर कोलिन की जगह अगर आपका क्या है, कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तो वो आपका स्पिंगोग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, और आपका कोई फर्क नहीं है। ग्लाइको का मतलब आपको पता है कि आपका ग्लूकोज वाले से कुछ है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज इन सब से। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले देखो स्पिंगोग्लाइकोलिपिड में, ठीक है, ये आपकी स्पिंगोसाइन यूनिट है, ये आपकी फैटी चेन है, और इसके साथ अगर शुगर यूनिट अटैच है। अब अगर ये शुगर मोनोसेक्राइड है, अगर ये शुगर आपकी मोनोसेक्राइड है तब आप उसको बोलते हो सेरिब्रोसाइड। अगर मोनोसेक्राइड में भी अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो तब आप उसको बोल दोगे ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। अगर ग्लैक्टोज है तब आप उसको बोल दोगे ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। ठीक है, अब ये शुगर मोइटी पे डिपेंड है कि शुगर का नेचर कैसा है। अगर आप सिर्फ शुगर टर्म यूज कर रहे हो, यू कॉल इट एज सेरिब्रोसाइड। अगर आप स्पेसिफिक हो रहे हो तो वो हो जाएगा ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, अगर शुगर यूनिट ग्लूकोज है। ग्लैक्टोज है तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड, और फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोसेरिब्रोसाइड। तो ये स्पिंगोसाइन है, स्पिंगोसाइन के साथ फैटी एसिड की चैन है, और अगर आपका शुगर है, अगर शुगर की जगह यहाँ पर कोलिन आ जाता तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाती स्पिंगोमाइलिन की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको आप सेरिब्रोसाइड बोलोगे और किसको आप सिरामाइड बोलोगे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर स्पिंगोसाइन यूनिट के साथ सिर्फ आपका फैटी चैन है तब आप उसको सिरामाइड बोलते हो। ठीक है, तो इन वर्ड्स में आपके कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, तो इसलिए साथ साथ आप कवर कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके फेवरेबल हैं क्योंकि उनको भी पता है कंफ्यूजिंग है। अगर यहाँ पर ये शुगर आपका मोनोसेक्राइड ना होके ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड का मतलब है कि 2 से 8 आपके मोनोमर जुड़े हैं, तब आप उनको बोलते हो ग्लोबोसाइड। और अगर एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड जुड़ा है, ये आपकी एक शुगर होती है, ठीक है, तब आप उसको बोलते हो गैंग्लियोसाइड। ठीक है, जीएन। अब आपको जो डायरिया होता है ना, आपको डायरिया होता है या कुछ और होता है, तो उसमें क्या होता है, डायरिया होता है तो आपका जो वायरसेस हैं या जो आपके बैक्टीरिया हैं, वो इन्हीं आपके सेल मेम्ब्रेन में जो आपके गैंग्लियोसाइड हैं, इन्हीं के ऊपर आके बाइंड होते हैं और इन्हीं की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जिससे आपका फ्लूइड बाहर आपका बहता है। तो इसमें आप देखोगे GN1 GM1 GM2 इस टाइप से आपका होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया और कंपाउंड्स हैं जो आपके इन गैंग्लियोसाइड पे अटैक करते हैं, और स्पेशली इंटेस्टाइन में जो आपके प्रेजेंट होते हैं वहां पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके आगे तो स्टिरोल आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ तक समराइज कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड देखा था जिसमें ग्लिसरॉल था, और ग्लिसरॉल के साथ हमने अलग अलग कंपाउंड लगा के चेक किए थे, जो आपके ये कंपाउंड थे, ये वाले। ठीक है, तो ये आपका ग्लिसरो फोस्फोलिपिड था। स्पिंगोफोस्फोलिपिड में हमने स्पिंगोसाइन देखा, और स्पिंगोसाइन में अगर यहाँ फैटी एसिड की चैन आई तो उसको सिरामाइड बोला। फैटी एसिड की चैन के साथ कोलिन आया तो उसको हमने स्पिंगोमाइलिन बोला। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट आगे थे ग्लाइकोलिपिड्स पे, जहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट का रोल दिखाना था। तो हमें ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल में अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को लगाया और फैटी एसिड चैन को लगाया तो वो आपका ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड बन गया। स्पिंगोग्लाइकोलिपिड में हमको क्या चाहिए, स्पिंगोसाइन चाहिए पहले, और स्पिंगोसाइन के साथ क्या चाहिए, आपकी फैटी एसिड की चैन चाहिए। ठीक है, तो अगर स्पिंगोसाइन है, फैटी एसिड की चैन है, अगर आपने मोनोसेक्राइड लगाया तब आप उसको बोलोगे सेरिब्रोसाइड। अगर वो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है तब आप उसको बोलोगे ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। ग्लैक्टोज है तो ग्लैक्टोज। अगर आप लगा रहे हो वहां पर एनेसिटाइल तो वो हो जाएगा आपका गैंग्ल्यूसाइड। कई बार आपको एनेसिटाइल न्यूरामिक एसिड की जगह आपको सियालिक एसिड भी मिलेगा, तो उसमें आपका कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, वो सेम है। नेक्स्ट आपका स्टीरॉल है। स्टीरोल मैंने आपको बोला था कि स्टीरॉयड न्यूक्लियस से आया है, जिसमें आपका 3 हेक्सेन रिंग है, एक आपका साइक्लोपेंटेन रिंग है, कोई आपकी फैटी एसिड की चेन वहां पर नहीं है। ठीक है, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 और ये 4। जो फोर्थ रिंग है वो आपकी क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है। जो 3 रिंग है आपकी वो 6 मेंबर रिंग है और साइक्लिक है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी प्लेनर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लेनर स्ट्रक्चर। और स्टीरॉयड न्यूक्लियस से अगर आप देखो तो आपको कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टिरॉल, सीटोस्टिरॉल, कैंपस्टिरॉल और सिग्मास्टिरॉल मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपको मैंने बताया था एनिमल सेल में मिलता है, एर्गोस्टिरॉल आपको फंगाई में मिलता है, सीटोस्टिरॉल, कैंपस्टिरॉल और सिग्मास्टिरॉल ये आपको प्लांट में मिलता है। ठीक है, और ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है या जो भी आप स्टिरॉल देख रहे हो ये रिगिड है और आपका एम्फीपैथिक होता है, जिसमें आपका पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड आपके दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और अगर आपकी सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ रहा है तो मतलब रिगिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये इसके बेस पे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप समर वाले रीजन में रहते हो, आप उस एरिया में रहते हो जहां 50 डिग्री आपकी टेम्परेचर है आउटसाइड का, तो आपकी सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो? गैस कर दो। ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वहां पर अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम हो गया तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखो, आप किसी ऐसे रीजन में रहते हो जहां पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या हो जाएगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो केस होते हैं, आगे भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। आपने आंसर कर दिया, मतलब आप समझ रहे हो कि क्यों आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस है। ठीक है, इसके अलावा अब कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है, साइटोसोलिक साइड वाली कौन सी और नॉन साइटोसोलिक वाली साइड आपकी कौन सी चीज प्रेजेंट है? एक्चुअल में अगर आप देखो तो हर एक चीज, चाहे आपका फोस्फोडाइडल कोलिन है, फोस्फोडाइडल इथेनोलामीन है, वो आपके दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। हम डिवाइड करते हैं उनका रेशो, किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है। अगर मैंने फोस्फोडाइडल कोलिन नॉन साइटोसोलिक वाली साइड लिखा है तो वो साइटोसोलिक वाली भी साइड होगा, लेकिन इसका अमाउंट वहां पर कम हो। ठीक है, प्रेजेंट दोनों जगह होते हैं सारी चीजें, लेकिन हम अमाउंट बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समझना होता है। ठीक है, अब नॉन साइटोसोलिक साइड, अब नॉन साइटोसोलिक साइड आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरफ वाली साइड की बात कर रहे हैं, बाहर वाली साइड की। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नॉन साइटोसोलिक और ये क्या है आपका साइटोसोलिक। अगर हम इस तरफ बात करें, जिस तरफ आपकी क्या है, इलेक्ट्रोसेलुलर फ्लूइड है जो सेल के बाहर है, उसको फेस कौन सी चीजें करती हैं, तो उसको फेस करने वाली आपकी चीजें हैं फोस्फोडाइडल कोलिन, जिसको आपने क्या बोला था, लेसेथिन बोला था, स्पिंगोमाइलिन और फोस्फोडाइडल सेरीन, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, साइटोसोलिक साइड देखें तो जो आपका इस तरफ है, यहाँ पर, जो कि आपका न्यूक्लियस को फेस करेगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, फोस्फोडाइडल सेरीन और फोस्फोडाइडल इथेनोलामिन। ठीक है, फोस्फोडाइडल सेरीन पे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर सेल को एपोप्टोसिस करना है तो ये फोस्फोडाइडल सेरीन घूम के आपका यहाँ आ जाता है कि मेरे को इस सेल को जो है आपका एपोप्टोसिस कराना है। नॉर्मली वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका साइटोसोलिक साइड होता है।
लेकिन कोई कैंसर सेल है जिसका आपने एपोप्टोसिस कराना है, कोई नॉर्मल सेल है जो डैमेज हो गया है, तो फॉस्फोडाइस्टोसिन अपना रोटेशन करके आपका नॉन साइटोसोलिक वाली साइड आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कुछ रहता है। ठीक है, तो ये आपको साइटोसोलिक नॉन साइटोसोलिक वाली साइड है। अब आपका मूवमेंट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली स्लाइड पे ही बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है, वो आपका ट्रांसपोर्ट में है, कि आयन का ट्रांसपोर्ट करना है, किसी और चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, अपोप्टोसिस कराना है, या आपका इन्वायरमेंट को जो है सेपरेट करना है, कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो। अब मूवमेंट कौन कौन सी होती है आपकी, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर। पहले है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट का मतलब है कि कोई चीज, ये वाला लिपिड है वो इधर से इधर आ गया, वो आपकी लेटरल मूवमेंट चल रही है। ठीक है, इसको आप बोलते हो लेटरल मूवमेंट, और ये मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, और यही मूवमेंट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखती है, जो आपकी लेटरल मूवमेंट है। ठीक है, सेकेंड मूवमेंट क्या है, रोटेशनल मूवमेंट। अब रोटेशनल मूवमेंट क्या है, कोई लिपिड यहाँ है वो और वो इधर ही घूमता जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, रोटेशनल मूवमेंट है। लेकिन रोटेशनल मूवमेंट का कोई रोल फ्लूइडिटी में नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेटरल मूवमेंट है, जो आपके इधर इधर उधर जो आपके लिपिड है वो सरकते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। एक आपका क्या है, रोटेशनल, कि अपने ही एक्सिस पे घूम रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, लेकिन वो फ्लूइडिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते। अब है बिटवीन द लीफलेट। अब बिटवीन द लीफलेट कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं, उसको आप बोलते हो ट्रांसवर्सल डिफ्यूजन। ठीक है, बिटवीन द लीफलेट, कि साइटोसोलिक साइड से कैसे कोई चीज आपकी नॉन साइटोसोलिक साइड जाती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल मैंने आपको फोस्फोटाइडल सीरीन का ही दिया है। मान लो सेल नॉर्मल था तो ये इस तरफ था, अब सेल की एपोप्टोसिस कराना है तो ये इस तरफ आना है, तो वो इस तरफ कैसे आएगा, उसके लिए आपको जो है कुछ आपकी प्रोसेस होती है। एक होती है फ्लिपेज, फ्लोपेज और स्क्रम्बलेज। ठीक है, आप केडीटी वगैरह में पढ़ोगे या कोई और बुक से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये चीज आपको फार्माकोलॉजी की बुक में नहीं मिलता है, सेल बायोलॉजी की बुक में मिलता है। ठीक है, वो पूरी बुक आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल पे होती है। ठीक है, तो फ्लिपेज, फ्लोपेज और स्क्रम्बलेज, ये तीन चीज आपकी होती है। अब फ्लिपेज का मतलब क्या है, इन। यहाँ पर आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि फ्लिपेज में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई से आपको इन याद रखना है, कि कोई भी चीज अगर फ्लिपेज से आ रही है तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी बाहर। एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही है थोड़ा, और कोई इश्यू नहीं है। कोई नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में क्लियर मिलेगा, आप उसका देख लेना एक बार। अब मैं इसमें हेल्पलेस हूँ, मैं भी सॉरी। ठीक है, तो फ्लिपेज क्या करता है कि कोई चीज आपकी आउटसाइड से इनसाइड आ रही है। ठीक है, तब आप फ्लिपेज का यूज करते हो इन। फ्लोपेज कब होगा, जब आपकी कोई चीज बाहर, अंदर से आपकी बाहर जा रही है, दैट इज फ्लोपेज, आउट। और अगर इन है तो आपका क्या होगा, फ्लिपेज होगा, आई आया। ठीक है, तो दैट इज फ्लोपेज एंड फ्लिपेज। अब आप देखो, आपकी जो ड्रग है, ड्रग का रेजिस्टेंस क्यों होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्लिपेज फ्लोपेज क्या होता है, इसके लिए आपके कुछ बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही आपकी पिक्चर, एक मिनट रुको। कहाँ करें, अब क्लियर है वही सबको। हाँ ठीक है, चलो अब आ रही है आपको वॉइस। हाँ आ रही है, चलो ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपका जो मूवमेंट है फ्लिपेज फ्लोपेज का क्या होता है, फ्लिपेज क्या होता है, पहले मैं आपको मूवमेंट ही बता देता हूँ। अब वॉइस क्लियर है ना। हाँ क्लियर है, फिलहाल तो क्लियर है। अरे, आज तो मेरे को एक दो रोटी ज्यादा खाने पड़ेंगे भाई। चलो, आपको मूवमेंट बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट क्या होता है। इससे पिछले वाली स्लाइड पे तो डाउट नहीं है कि कौन सी चीज कहां पर है।
नहीं, ये वाली साइड से ही कटना शुरू हो गया ठीक यार। है, ठीक है। तो आपको मूवमेंट बताना है। मूवमेंट क्या होता है कि आपकी मूवमेंट लेटरल हो रही है। जैसे अब लेटरल मूवमेंट क्या है कि कोई चीज है जो वो इधर से इधर जा रही है बस। अब जैसे ये वाला लिपिड है, ये वाला, ये 1 नंबर वाला लिपिड है, ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये लेटरल मूवमेंट है। और इधर वाला जो था, यहाँ 2 था तो 2 वाला इसकी जगह आ गया। तो ये आपकी लेटरल मूवमेंट है कि इधर से उधर जो है वो मूवमेंट हो रही है। और लेटरल मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी फ्लूइडिटी के लिए, ठीक है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप अगर ये सोच लो कि रिगिड है, तो रिगिड नहीं है, उसमें मूवमेंट चलता रहता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट रुक गई तो मतलब आपकी बॉडी में कोई भी फ्लूइड, कोई भी ड्रग अंदर जाने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, सिग्नलिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका रोटेशनल डिफ्यूजन, कि आपका जो लिपिड है वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई फ्लूइडिटी में रोल नहीं है रोटेशनल मूवमेंट का, ठीक है। जो रोल है मेन आपका वो है ट्रांसवर्स डिफ्यूजन का, कि कोई लिपिड यहाँ था और यहाँ से घूम के उसको दूसरी तरफ आना है। मतलब साइटोसोलिक साइड था और वो नॉन साइटोसोलिक साइड आया, ठीक है। अब ड्रग का इफेक्ट भी अगर कोई नॉन साइटोसोलिक है या साइटोसोलिक पे आना है, तो वो इधर से इधर भी आ सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है, आपका कोई भी लिपिड, ठीक है। उसके लिए आपकी 3 प्रोसेस होती हैं। अगर उसको अपना, आप जैसे आप बोलते हो ना, आप कैरम खोल खेलते हो, तो आप क्या करते हो, एक एक जगह से दूसरी जगह अगर अगर आपको चेंज करना है, तो आप ऊपर से ऐसे कूद के जाते हो या आइड साइड से जाते हो। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है या फिर आपको ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी 3 चीजें हैं, 3 आपके प्रोसेसेस हैं, फ्लिपेज, फ्लोपेज और स्क्रम्बलेज। फ्लिपेज में आपका देखो आई आया हुआ है, तो आई मतलब इन होगा, मतलब अगर कोई चीज बाहर से आ रही है तो उसको वो इंटरनल लेके आएगा, दैट इज फ्लिपेज। फ्लोपेज में ओ आया हुआ है, मींस आउट, अंदर वाली चीज को, जो आपकी साइटोसोलिक वाली साइड है उसको ये बाहर पहुंचाएगा, नॉन साइटोसोलिक वाली साइड, दैट इज फ्लोपेज। स्क्रम्बलेज में आपको एक पिक्चर से बताऊंगा वो क्या होता है। और जब भी आपका फ्लिपेज और फ्लोपेज चलता है, ये दोनों आपके क्या है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, दोनों में आपको एटीपी की नीड है। फ्लिपेज का प्रोसेस होता है पी टाइप से। अब फ्लिपेज आपको समझ में आ गया कि अंदर लेके आ रहा है। तो आप कई बार पी टाइप वाले पंप जो है, पी टाइप वाली जो आपकी पंप है, वो आपकी ड्रग को जो है अंदर लेके आते हैं। मुझे एग्जैक्ट ड्रग का नाम याद नहीं है, लेकिन शायद वेनकोमाइसिन एक ड्रग है, वो आपकी पी टाइप पंप से अंदर आती है। कुछ इस तरीके से पी और एफ टाइप आपका एक पंप होता है उससे। तो ये आपका एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। नॉन साइटोसोलिक टू साइटोसोलिक मूवमेंट है, मतलब आउटसाइड टू आपका क्या है, इनसाइड मूवमेंट है साइटोसोलिक। और ट्रांसपोर्ट फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जैसे फॉस्फोडाइडल सीरीन का हो गया, इथेनोलामीन का हो गया, इस टाइप से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो फ्लोपेज है, फ्लोपेज में आपने एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पढ़ा होगा, जो कि आपका किस में रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग की रेजिस्टेंस में, कि ड्रग अंदर जाती है, फ्लोपेज क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, ठीक है। जैसे ही ड्रग आपकी अंदर आती है, फ्लोपेज क्या करता है, ड्रग को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फ्लोपेज टाइप का पंप है, जो एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होता है। और ये आपका प्रोटीन और ये ट्रांसपोर्ट भी आपका क्या है, एटीपी डिपेंडेंट है। यहाँ पर भी हमें एनर्जी चाहिए, फ्लिपेज फ्लोपेज में दोनों में एनर्जी चाहिए। अब इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, साइटोसोलिक टू नॉन साइटोसोलिक हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन है तो आपका आउट जा रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है फोस्फोलिपिड का, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लिपेज और फ्लोपेज है। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे ये आपका फ्लिपेज है कि कोई चीज आपकी अंदर आ रही है, फ्लोपेज क्या है, कोई चीज आपकी बाहर जा रही है। स्क्रम्बलेज क्या होता है, अंदर और बाहर दोनों दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है। इसमें आपको एटीपी चाहिए, इसमें आपको एटीपी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट। अब स्क्रम्बलेज में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। अब ये होता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कैल्शियम, आप कुछ भी ले लो, कैल्शियम को हटा दो, यहाँ पर आपका सोडियम जो है वो बाहर जा रहा है, बहुत सारा सोडियम बाहर चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोडियम कम हो गया होगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है।
और जब भी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप होता है तो वहां पर आपको जो है नीड नहीं होती है आपको एनर्जी की, वहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका काम करता है और आपके आयंस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ से सोडियम बाहर गया और यहाँ पर जैसे पोटाशियम का अमाउंट ज्यादा था, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होने की वजह से आपका पोटाशियम खुद ही आपका अंदर आ जाएगा। अब ये ग्रेडियंट मैंने कंसंट्रेशन को लेके बताया। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा वोल्टेज ग्रेडियंट, पढ़ा है? एक आप पढ़ते हो हाँ सर, कंसंट्रेशन। वोल्टेज। हाँ, तो वो यही होता है कि वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है इसलिए वहां पर आपके आयंस का मूवमेंट हो रहा है, तो आप उसको बोल देते हो कंसंट्रेशन वोल्टेज ग्रेडियंट। तो बहुत टाइप के आपके ग्रेडियंट बनते हैं, चाहे आपका कंसंट्रेशन का बन जाए चाहे आपका वोल्टेज का बन जाए, तो उस टाइप का ग्रेडियंट सेट होता है। ठीक है। और स्क्रम्बलेज में आप क्या बोलते हो, आपका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, आयंस आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपरेंट ग्रेडियंट अलोंग हाई टू लो आपका जाता है, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पर भी आपका लो टू हाई जाएगा वहां पर आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब आपका आगे आएगा, कहां पर आपको पंप रिक्वायर्ड है, कहां पर आपको चैनल रिक्वायर्ड है, कहां पर आपका कौन सा ग्रेडियंट सेटअप होगा। ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड फेज चल रहा होगा तब आपको ये आएगा। ठीक है, तो ये आपकी मूवमेंट है। ये तीन मूवमेंट आपकी चलती रहती हैं, इनसाइड आउटसाइड, लेटरल और आपका एक रोटेशनल है जो। नेक्स्ट है लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट आपका देखे तो कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और रिगिडिटी भी देता है। और ये मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड से बना होता है, इसलिए क्या होता है इसका जो थिकनेस है ये आपका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको अलग से डिफाइन करते हैं। तो स्लाइटली थिकर रीजन है, मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन है, जगह जगह पर प्रेजेंट होता है, एक दो जगह पे तो होता ही है। और थिक होने की वजह से क्या है, डिटर्जेंट रेजिस्टेंट है। ठीक है, और रिलेटिवली ऑर्डर मोर है। अब ऑर्डर मोर का मतलब क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड मैंने आपको बोला था कि ऐसे ये आपका उसका एक पैर टूटा हुआ हो सकता है अगर वहां पर क्या डबल बॉन्ड वगैरह है, तो वहां पर ऑर्डर नहीं बन रहा है। जैसे अगर मैं इसको अरेंज कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर अच्छे से नहीं बन रहा है, और एक मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ इक्वली, तो ये आपका एक ऑर्डर बन रहा है। तो ये आपका एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रहता है, रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड स्पिंगोलिपिड, और हिट्रोजीनस है। हिट्रोजीनस का मतलब क्या है कि कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, साइटोसोलिक वाली साइड भी और नॉन साइटोसोलिक वाली साइड भी। ज्यादातर नॉन साइटोसोलिक वाली साइड ज्यादा देखने को मिलता है, साइटोसोलिक भी हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कैवोलिन टाइप के कुछ प्रोटीन होते हैं, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि कैसा लिपिड राफ्ट बनेगा, कैसी शेप का बनेगा, वो सब। लेटरल मोबिलिटी होती है। इसके अलावा रोल्स देखोगे तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में है, एंडोसाइटोसिस में है, और कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग में है। ठीक है, तो ये आपके तीन रोल हैं लिपिड राफ्ट के। सिग्नल ट्रांसडक्शन जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है वैसा ही करता है, कोई खास फर्क नहीं है। एंडोसाइटोसिस जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है वैसे ही होता है। ठीक है, अब लिपिड राफ्ट अगर आप देखो तो ये आपका इस तरीके का, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारा ये आपका लिपिड राफ्ट है जो आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन वगैरह में हेल्प कर रहा है। कई बार आपको जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन है ना, इस तरीके से भी आपको लिपिड राफ्ट ऐसे यहाँ पर इकट्ठा इकट्ठा करके कई पिक्स में दिखा दोगे। क्या, क्योंकि आप जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे उसमें उतना ही अलग तरीके से डिफाइन किया होगा। जैसे अभी हम क्या पढ़ते आ रहे थे, मैं आपको लेके चल रहा हूँ साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक साइड। अब यहाँ पर क्या लिख दिया, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मतलब यही है कि वो आपका न्यूक्लियस वाली साइड को फेस करता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कई कई बार की साइटोप्लाज्म लिख दिया, साइटोसोल लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ। तो हमने यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, नॉन साइटोसोलिक से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अभी तक देखो आपको जितना पढ़ा है वो सब आ गया। आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए, ग्लाइकोलिपिड्स आ गए, फोस्फोलिपिड्स आ गया। फोस्फोलिपिड्स में मैंने आपको फोस्फोटाइडल सीरीन, कोलिन, इथेनोलामीन, फोस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ये सारा है। ठीक है,
चैनल और ये सब आपके आएंगे, प्रोटीन आएंगे। स्पिंगोलिपिड्स में मैंने आपको क्या बताया है, एक आपको सिरामाइड बताया है और एक आपको स्पिंगोमाइलिन बताया है। ठीक है, वहां पर इथेनोलामीन भी अटैच हो सकता है स्पिंगो साइन के साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये जो आपको ये इधर बीच में दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि रिगिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अभी पीछे वाली साइड में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग लिखा था। हाँ, वो क्या कोलेस्ट्रॉल होता है? ट्रैफिकिंग मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जब आपका सिंथेसिस होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोलेस्ट्रॉल हमेशा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल नया बनता है, आके इसमें जुड़ता है, उसको बोलते हैं। उसमें लिपिड राफ्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जुड़ता है, ये हेल्प करता है। दैट इज कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब मान लो जैसे अभी आप खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते हो, तो आप कोलेस्ट्रॉल लेना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी बॉडी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में भी तो चेंजेस आएंगे। तो वो एक टाइप से कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग चलती रहती है, निकलता रहता है, आता रहता है, वही है। और बताइए, और किसी को कोई डाउट हो।